नीना ने फार्मेसी में अपनी डिग्री पूरी कर ली थी और अब वो एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रही थी। नीना बेटा, मेरी तो यही इच्छा है कि तू अपनी डिग्री का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए करे। मेरी इतनी बड़ी केमिस्ट शॉप है, तो मुझे ज्वाइन क्यों नहीं करती? बाकी अगर तेरी इच्छा बाहर निकल कर नौकरी करने की है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। पापा, बात तो आपकी सही है। आपकी इतनी बड़ी केमिस्ट शॉप है, मुझे आपके साथ ही काम करना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ बिजनेस का तजुर्बा भी मिल जाएगा। नीना अपने पापा के साथ शॉप पर काम करने लगती है और जल्द ही सब काम सीख लेती है। कुछ सालों बाद अच्छा वर मिलने पर पापा उसका रिश्ता विवेक के साथ तय कर देते हैं। शादी के बाद अरे भैया, आजकल तो डॉक्टरों ने ऐसी हालत बना दी है कि बस इनके क्लिनिक में पैर रखने की देर है। बिना बंदूक के लूटने को तैयार बैठे रहते हैं। और सबसे मजे की बात तो यह है कि इन लुटेरों के सामने मरीज हंसते हंसते दौलत लुटवाता है। ठीक कह रही हैं आप मम्मी जी। नोएडा में तो 1,000 रुपये से कम में कोई ढंग का डॉक्टर मिलता ही नहीं है। और आजकल वो डॉक्टर तो रह ही नहीं गए जो बस आला लगाकर बीमारी पता लगा लेते थे। अब तो जब तक 2-4 जांचें ना करवा ले, डॉक्टर दवाई भी नहीं लिखते थे। डॉक्टर की फीस, टेस्ट और दवाई का खर्चा मिलाकर 2-3 हजार रुपये एक विजिट का खर्च हो ही जाता है। अरे भाड़ में जाने दे इन डॉक्टरों को। अब हमारे घर नीना बहू आ गई है, हमारी तो आधी चिंता ही दूर हो गई। अब हम नहीं जाने वाले इन लुटेरे डॉक्टरों के पास पैसे लुटवाने। हम तो नीना बहू से लिखवा कर ही दवाई खा लिया करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब मैं आ गई हूँ ना, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीना जानती थी कि वो बस एक फार्मासिस्ट है, उसके पास दवाई लिखने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ससुराल में मिल रहे अप्रत्याशित सम्मान से वो भी फूली नहीं समा रही थी और इसीलिए अति उत्साह में उसने सबके इलाज की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। शादी को कुछ ही दिन बीते थे और इतने दिनों में गली मोहल्ले, रिश्तेदार, पड़ोस, हर जगह ये खबर फैल चुकी थी कि मिश्राइन की बहू डॉक्टरनी है जो बिना फीस लिए इलाज कर देती है। एक दिन, अरे छोटी बहू सुन तो जरा, विमला बुआ का फोन है, कोई दवाई पूछ रही है, बता दे तो जरा। जी मम्मी जी, आई। नमस्ते बुआ जी। जी, क्या बुखार हुआ है पोते को? डॉक्टर को भी दिखाई? हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ। 2,000 का बिल तो बना ही दिया होगा। पैरासिटामोल सिरप, सेफेक्साइम और मल्टीविटामिन दिया होगा। अरे बहू, मेरे बताने से पहले तूने तो सारी दवाइयों के नाम बता दिए। ठीक दवाई है ना, खिला दे क्या मुन्ना को? हाँ जी बुआ जी, इतना तजुर्बा तो हो ही गया है मुझे। वैसे दवाई तो ठीक है, खिला दीजिए, ठीक हो जाएगा मुन्ना। अरे घर में इतनी सुगड़ बहुरिया बैठी है और हम डॉक्टर को पैसे फूंक के आ रहे हैं। मैं तो आगे से डॉक्टर के पास नहीं जाने वाली और ना ही घर में किसी को जाने दूंगी इन डॉक्टरों के पास। तू ही दवाई बता दिया कर बेटा। मेरी तो वहाँ अपने नंबर का इंतजार करते करते कमर टेढ़ी हो जाती है स्वालग। क्यों नहीं बुआ जी, जब आपको जरूरत हो फोन कर लिया कीजिए। किसकी तबीयत खराब है बुआ जी की यहाँ? उनके पोती की। दवाई बता दिए मैंने, आराम हो जाएगा। नीना, वो अभी 2 साल का छोटा बच्चा है, उसे तो बच्चों के डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता ये सब ठीक नहीं है? तुम्हें ऐसे दवाई नहीं बतानी चाहिए थी। भाभी, मैं कोई ऐसी वैसी दिखाई देती हूँ क्या आपको? आज तक किसी को गलत दवाई दी है क्या? सबको आराम ही हुआ है और मैं अपना काम अच्छे से जानती हूँ। नीना के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर वीना वहां से अपने कमरे में चली जाती है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये बहुत रिस्की काम है। अगर एक भी तुक्का गलत निकल गया तो? लेकिन आजकल की अच्छी बात किसी को अच्छी कहाँ लगती है? नीना को तो यही लग रहा है कि भाभी उसकी प्रसिद्धि से जल रही है। अब तो ये आम सी बात हो गई थी। घर पर अक्सर ही अड़ोस पड़ोस का कोई ना कोई आकर बैठा मिलता। नीना देखो ना, मेरे मुंह में कितने छाले हो गए हैं। क्या करूँ, खाना भी नहीं खाया जा रहा। आप ना विकासोल की कैप्सूल खा लो, ठीक हो जाओगी। और वो छोटू है ना, उसे कब्ज हो गई है, इसी चक्कर में सही से खाता पीता भी नहीं है। भाभी, अब लूज सिरप 5 ml दिन में 2 बार पिला दो, सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन की तरह कोई खांसी तो कोई बुखार तो कोई सर दर्द तो कोई पेट दर्द की दवाई पूछने के लिए उसके पास आता रहता। नीना भी तजुर्बेदार डॉक्टर की तरह दवाई बताकर बड़ी खुश हो जाती। कुछ दिन बाद सासू माँ की एक सहेली उनसे मिलने के लिए आती है। अरे जानकी, बहुत खुशी हुई तुझे देखकर। शादी करके कानपुर क्या चली गई? तूने तो दिल्ली आना ही छोड़ दिया, बचपन की दोस्त को भी भूल गई। अरे ऐसा नहीं है निर्मला, अब दिल्ली में अपना कोई रहा नहीं तो इधर आने का कोई बहाना भी ना रहा। मेरी शादी के बाद भाई साहब भी इलाहाबाद शिफ्ट हो गए,
बस इसलिए कभी मिलना नहीं हो सका। लेकिन अब आई हूँ, पूरे 3 दिन रुककर दिल्ली घूमकर जाऊंगी। जमाना बीत गया दिल्ली में घूमे हुए। अरे तू निश्चिंत होकर रहे, मेरी दोनों बहुएं खूब सेवा करेंगी तेरी। अगले ही दिन से निर्मला अपनी सहेली जानकी को साथ लेकर दिल्ली घुमाने लगती है। शाम को जब दोनों सहेलियां घर पहुंची तो जानकी मौसी थोड़ी सुस्त दिखाई दे रही थी। अरे जानकी थक गई क्या? निर्मला, शरीर दर्द से टूट रहा है, तो बहू से कहकर 1 कप चाय बनवा दे। निर्मला बहू को आवाज लगाकर 2 कप चाय बनवाती है। चाय पीने के बाद भी जानकी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अरे जानकी, तेरा बदन तो बुखार से तप रहा है, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो रुक, मैं बहू को बुलाती हूँ। नीना, बहू बेटा देख तो मौसी जी को क्या हुआ है। निर्मला, तुम मुझे ना अस्पताल ले चल, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे तू घबरा क्यों रही है, मेरी बहू है ना, सब संभाल लेगी। तू अभी डॉक्टर के पास जाएगी तो वो 10 तरह की जांच लिख देगा, फिर ब्लड टेस्ट कराओ, हजारों रुपए फूको, और अंत में दवाई वही देते हैं जो देनी होती है। मेरी बहू है ना, उसे दवाइयों का पूरा कोर्स कर रखा है, उसे ऐसा वैसा मत समझना। और इन मुए डॉक्टरों को क्या तजुर्बा होगा जो मेरी नीना को है, एक ही गोली में बीमारी दूर कर देती है। निर्मला के बार बार समझाने पर जानकी नीना से दवाई लेकर खाने को तैयार हो जाती है। वैसे तो आमतौर पर नीना अपनी तरफ से ठीक ही दवाई दिया करती थी, लेकिन आज उससे एक गलती हो गई। मौसी जी को दवाई लिखते समय वो पूछना भूल गई कि क्या वो कोई और दवाई भी खाती है। मौसी जी उम्र दराज महिला थी, वो हर रोज ब्लड प्रेशर, शुगर और थायराइड की दवाएं खाती थी। ऐसे में नीना ने उनका कोर्स पूछे बिना बुखार के लिए दवाई लिख दी, आधी रात के समय। हाय हाय, मेरा शरीर बुखार से झुलसा जा रहा है, खड़े होते ही चक्कर आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मम्मी जी, आप लोग क्यों इनकी जान पर रिस्क ले रहे हैं? अरे बुजुर्ग महिला है, अगर कुछ 19-20 हो गया ना तो सारी जिंदगी रोना पड़ेगा आप लोगों को। नीना, तुम्हें समझ में आ रहा है कि उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है? भाभी सही कह रही है मम्मी जी, शायद मौसी जी को कुछ और ही प्रॉब्लम है। आप इन्हें किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा लाइए ना। अरे बहू, डॉक्टर क्या करेगा, तू ही कोई दवाई दे दे बदल के। नहीं, मुझे मौसी जी की हालत ठीक नहीं लग रही, आप इन्हें जल्दी से लेकर जाइए ना। बहू के कहने पर निर्मला अपनी सहेली जानकी को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। अरे, इनका ब्लड प्रेशर तो बहुत हाई है, इसीलिए इन्हें चक्कर आ रहे थे। आपने कोई गलत दवाई खा ली है जिसके कारण बीपी बढ़ गया है। अच्छा हुआ आप समय से इन्हें हॉस्पिटल ले आए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। बहुत ज़्यादा हाई बीपी होने पर ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी हो जाता है। डॉक्टर की बात सुनकर नीना के हाथ पैर ढीले पड़ने लगते हैं। 2-3 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद मौसी जी ठीक होकर अपने घर लौट जाती है। अब चूंकि निर्मला ने ही खुद नीना को दवाइयाँ देने के लिए कहा था, इसलिए वो भी सहेली की तबीयत बिगड़ने की बात पर चुप लगा लेती है। कुछ दिन बाद नीना की माँ उससे मिलने आती है। प्रणाम मम्मी, कैसी हो आप? ठीक हूँ बेटा। क्या हुआ मम्मी, आपकी आवाज बड़ी सुस्त सुनाई दे रही है। हाँ बेटा, आज सुबह से ही मुझे बुखार महसूस हो रहा है। चल अब तू ही कोई दवाई बता दे, आराम आ जाएगा। अरे इतना क्या सोच रही है बहू, बता देना दवाई। 1-2 मरीज का इलाज तो डॉक्टर से भी गलत हो जाता है, ज्यादा मत सोच, हमें तुझ पर पूरा भरोसा है। शर्म नहीं आती आप सबको? जान जाते जाते बची है मौसी जी की, और आप लोग फिर से ये गोली गोली खेलने लग गए। डॉक्टर बेवकूफ नहीं है जो 1000 रुपए लेकर आपको दवाई लिख कर देते, सालों तक पढ़ाई करते हैं तब जाकर किसी मरीज को दवाई बताते हैं। मरीज की पूरी हिस्ट्री जानकर उसके बाद टेस्ट कराते हैं और तब जाकर कोई दवाई देते हैं। हर दवाई हर मरीज पर काम नहीं करती। आप सही कह रही हैं भाभी, मुझसे गलती हुई जो मैंने मौसी जी के साथ इतना बड़ा रिस्क लिया। आज के बाद मैं किसी को भी ऐसी ही दवाई नहीं दूंगी। पढ़ी लिखी होकर भी पता नहीं मुझसे ये गलती कैसे हो गई। नीना अपनी गलती मान लेती है और फिर कभी किसी को दवा नहीं देती। बहू सुधारो अभियान। पल्लवी की दुनिया अपनी खुशियों, ख्वाहिशों और आराम से आगे कभी नहीं बढ़ी, जिसके चलते वो अपने आगे घर में किसी इंसान तो क्या, सामान पर भी ध्यान नहीं देती। राघव, या तो कैश दो या अकाउंट ट्रांसफर करो, पर जल्दी से पैसे दो, मुझे किटी पार्टी के लिए शॉपिंग भी तो करनी है। हर दूसरे दिन शॉपिंग करती रहती हो, फिर भी एक भी किट्टी में पहनने के लिए कपड़े नहीं होते तुम्हारे पास। ओ प्लीज, पल्लवी कभी ड्रेस रिपीट नहीं करती। अच्छा,
अगर एक बार कोई ड्रेस रिपीट भी कर लोगी तो देशद्रोही नहीं बन जाओगी। वो तुमसे बात करना मतलब कीचड़ में पत्थर मारने बराबर है। ये कहकर पल्लवी अपना पर्स लेकर घर से बाहर चली जाती है। लेकिन दिन पर दिन उसका ये बढ़ता एटीट्यूड राघव को परेशान करने लगता है। कुछ हफ्तों बाद पल्लवी हॉल में बैठी अपने दोस्त से बात कर रही होती है कि राघव वहां आता है। पल्लवी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मेरे साथ चलो। देखो अभी मैं बिजी हूँ, बाद में आना। राघव पल्लवी के हाथ से फोन छीनकर कॉल काट देता है। अब हो गई फ्री, चुपचाप चलो। दोनों सास के कमरे में पहुंचते हैं जहां सास बेड पर लेटी होती है। सोती हुई मम्मी को दिखाने के लिए तुमने मेरी कॉल काट कर मुझे यहां लेकर आए? सीरियसली? हम अगले महीने की अपनी यूरोप ट्रिप का इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। तुम अपने आप में इतनी अंधी हो गई हो कि घर में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। माँ की तरफ ध्यान से देखो, उन्हें कैंसर है, कमजोरी में आदी हो गई है, लेकिन तुम्हें खबर तक नहीं। अगर तुम्हें अब भी ट्रिप पर जाना है तो पहले अपनी जिम्मेदारी संभालना सीखना होगा, नहीं तो ट्रिप कैंसल। पति की बात सुनकर पल्लवी हैरान रह जाती है। नहीं, यू कांट डू दैट। तुम मेरी ट्रिप कैंसिल नहीं कर सकते। मैं पिछले 2 साल से इसे प्लान कर रही हूं। यूरोप इंपॉर्टेंट है या मम्मी? कल इन्हें ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल लेकर जाना है, जिसके बाद से पूरे 1 महीने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। और अगर तुम्हें यूरोप जाना है तो साबित करना होगा कि तुम जिम्मेदारी संभालने लायक हो। 1 महीने तक तुम्हें घर और बिजनेस में हेल्प के साथ एक शेल्टर में भी वॉलंटियर करना होगा। ये सब क्या बकवास है? मैं किसी शेल्टर में नहीं जाने वाली। और घर में काम के लिए हाउस हेल्प रख लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर मैं ऑपरेशन के साथ एक ही खर्च उठा सकता हूं, या तो हाउस हेल्प या ट्रिप। अब तुम डिसाइड कर लो। राघव की बात सुन पल्लवी गुस्से में उसे घूरते हुए पैर पटकती वहां से चली जाती है। और अगली सुबह सास को हॉस्पिटल लेकर जाने के साथ पल्लवी भी होमलेस शेल्टर में वॉलंटियर करने पहुंच जाती है। बाय गॉड, अगर बात यूरोप की नहीं होती तो लाइफ में अपनी किटी पार्टी मिस करके यहाँ कभी नहीं आती। वहां काम करते हुए पल्लवी का स्वभाव अच्छा नहीं होता, फिर भी लोग सिर्फ उसकी मदद से ही बहुत खुश होते हैं, जिसे देख वो थोड़ा हैरान होती है और दोपहर तक अपना काम खत्म करके हॉस्पिटल पहुंचती है। मम्मी की तबीयत कैसी है? ऑपरेशन ठीक रहा? क्या बात है, तुम अपने अलावा किसी दूसरे के बारे में सोच रही हो? ऑपरेशन अच्छे से हो गया, रूम में शिफ्ट कर दिया है, पर होश आने में और डिस्चार्ज होने में टाइम लगेगा। देखो, तुम्हें इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतनी भी मतलबी नहीं हूं कि अपने परिवार का बुरा सोचूं या उनके बारे में सोचूं ही नहीं। राघव मुस्कुराने लगता है और दोनों सास के कमरे में जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें राघव ऑफिस और हॉस्पिटल तो पल्लवी घर के साथ शेल्टर की जिम्मेदारी संभालने लगती है। देखते ही देखते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और सास डिस्चार्ज होकर घर वापस आती है। मैंने सुना तुम शेल्टर में वॉलंटियर कर रही हो। आई एम प्राउड ऑफ यू पल्लवी, ऐसे ही अच्छा काम करती रहना। अब पल्लवी इन बातों से परेशान होने की जगह खुशी खुशी घर में मदद के साथ सास की सेवा और शेल्टर में वॉलंटियर करती रहती है। अब उसके पहले वाला रूप और लाइफस्टाइल कहीं गायब सी हो जाती है। एक दोपहर पल्लवी शेल्टर से घर वापस आती है तो राघव को हॉल में बैठा रोते देख परेशान हो जाती है। क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? मम्मी जी ठीक है ना? अरे कुछ तो बताओ, क्या हुआ? मम्मी। राघव के इतना बोलते ही पल्लवी भी सिर पकड़कर वहीं पर बैठकर रोने लगती है। अरे तुम क्यों रो रही हो? अब क्या मैं अपनी मम्मी के जाने पर रो भी नहीं सकती? मम्मी ठीक होते होते चली कैसे गई? अरे क्या बकवास कर रही हो, मम्मी जिंदा है। हाँ? ऐसी बात है तो तुम यहाँ बैठे नदियाँ क्यों बहा रहे हो? अरे वो तो आज फाइनल रिपोर्ट आई कि मम्मी का कैंसर ठीक हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये तो खुशी के आंसू है। पति की बात सुन पल्लवी एक बार फिर अपना सर पकड़ लेती है। हाय रब्बा, पागल इंसान, खुद तो पागल हो ही और यहाँ ऐसे गंगा यमुना बहाकर मुझे भी पागल बना रहे हो। ऐसे में तो किसी को भी गलतफहमी हो जाएगी ना। पल्लवी सास के कमरे में जाती है, जहां सास उसे अपनी कहानियां सुनाने के साथ उसके काम पर शाबाशी देने लगती है
और इसी तरह दोनों घंटों तक एक साथ बैठी बातें करती रहती है। जिसके बाद दोनों साथ मिलकर घर का काम करती है, जिसमें राघव भी उनकी मदद करता। मैंने तो राघव को बोला था, इतनी सख्ती मत कर, बहू को प्यार से समझा तो समझ जाएगी। माँ, बिना सख्ती के इतने सालों में जिम्मेदारी की स्पेलिंग तक नहीं सीखी, और अब एक ही महीने में स्पेलिंग के साथ मतलब भी समझ लिया। पल्लवी को सिचुएशन और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने के लिए सख्ती ज़रूरी थी। और मैं इस बात पर राज़ी हूँ कि हाँ, शायद प्यार से मैं लोगों की कदर करना, रिश्तों की कदर करना, अपनी इस घर और परिवार के लिए जिम्मेदारियाँ या अपनी सोसाइटी के लिए जिम्मेदारियों को कभी ना समझ पाती और ना ही सीख पाती। अब तो राघव का दिया 1 महीना और उससे मिला काम सब पूरा हो गया। राघव अब तो बहू को उसकी यूरोप ट्रिप पर जाने से रोक नहीं सकता। बिल्कुल रोकना भी नहीं चाहता माँ। उसे जो समझाना था वो समझ गई है, इसीलिए ये रहा उसका इनाम। राघव यूरोप की टिकट पल्लवी के हाथ में रखता है, जिसे देखकर पल्लवी खुश तो बहुत होती है पर उसे लेती नहीं। अरे क्या हुआ, तुझे तो हमेशा से सोलो ट्रिप पर यूरोप जाना था, अब टिकट सामने है तो पकड़ती क्यों नहीं? वो सोलो ट्रिप वाली और इस पल्लवी में अब जमीन आसमान का फर्क है माँ। यूरोप तो आज भी जाना है, पर आपके साथ, दोस्तों के साथ, पति पत्नी के साथ, और सोलो ट्रिप तो सब करते हैं। हम सास बहू वाली ट्रिप करेंगे। सबको पता चलना चाहिए कि सास बहू भी दोस्त बन सकती है और बाकी सबसे ज्यादा धमाल भी कर सकती हैं। पल्लवी की बात सुन सास और राघव बहुत खुश होते हैं। लेकिन इस बुढ़िया के साथ जाने के लिए तुझे 2 महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। तो मिस्टर पतिदेव, इस टिकट को कैंसिल कर दो और 2 महीने बाद की 2 टिकट बुक कर लो। 2 महीने बाद दोनों बैग पैक किए तैयार हैं। तो सब तैयार? टैक्सी आ गई है? अरे हम तो तैयार ही है, अब बस यूरोप वालों को हमारे लिए तैयार होना पड़ेगा। सब हंसने लगते हैं और इसी के साथ आखिरकार सास बहू की जोड़ी यूरोप के लिए रवाना होती है। सुरभि को शुरू से ही एक ऐसा ससुराल चाहिए था जिसमें उसकी कोई देवरानी ना हो और साथ ही उसका परिवार छोटा हो। ऐसे ही एक दिन सुरभि के लिए एक रिश्ता आता है और सुरभि की माँ राधा उसके लिए फोटो लेकर आती है। सुरभि, तेरे लिए एक लड़के का रिश्ता आया है, बहुत बढ़िया है, अच्छा कमाता है और तुझे पता है सबसे छोटा और सबका लाडला भी है ये। क्या सबसे छोटा? इसका मतलब मैं सबसे दबकर रहूंगी? ना बाबा ना, मैं दब के नहीं रह सकती माँ। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मना कर दो इस रिश्ते के लिए। मैं ऐसे घर नहीं जा सकती जहाँ पर लोग मुझ पर हुक्म चलाए। अरे सुरभि, ऐसा नहीं बोलते बच्चे, तो क्यों समझती नहीं है? माँ देखिए, अगर आपको मेरी शादी करवानी है ना तो आपको मेरी पसंद को अपनाना ही होगा, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। हाँ। सुरभि की बात सुनकर राधा का मुंह बन जाता है और अब वो सुरभि के लिए ऐसा ही घर ढूंढ रही थी जहाँ लड़का इकलौता हो और किस्मत से उसको ऐसा घर मिल भी जाता है। उसके घर विकास नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। विकास अमीर के साथ इकलौता भी था। ये सुनते ही सुरभि हाँ बोल देती है और बहुत जल्द उसकी शादी विकास से हो जाती है। शादी के बाद सुरभि काफी खुश थी, पर कौन जानता था कि उसकी ये खुशी ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं थी। एक दिन सुरभि अपने घर में काम कर रही थी, तभी उसकी सास जानकी उसको आवाज लगाती है। बहू, बहू कहाँ है? जरा पैर तो दबा दे, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। जी माँ जी, अभी आती हूँ। अपनी सास की आवाज सुनकर सुरभि तुरंत अपनी सास के पास जाती है और पैर दबाने लगती है, पर तभी उसकी सास कहती है, अरे बहू, सर में भी काफी दर्द हो रहा है, अगर तू 1 कप चाय बनाकर ले आएगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। वैसे भी मैं तो बनी गई हूँ इस घर की नौकरानी, पता नहीं लोग शादी ही क्यों करते हैं। ए बहू, अब खड़ी खड़ी क्या सोचने लगी? जा, नहीं तो तेरी इकलौती सास का सर फट जाएगा। जी जी माँ जी, जा रही हूँ। सुरभि मुंह बनाकर वहां से अपनी सास के लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। वो चाय बना रही थी, तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। सुरभि अपनी चाय को गैस पर ही छोड़कर दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर विकास था। विकास जी, आज आप इतनी जल्दी घर आ गए? हाँ, आज बहुत थकान हो रही थी, इसलिए सोचा क्यों ना घर चला जाऊं और तुम्हारे हाथों की चाय पी लूं।
तुम्हारे हाथों की चाय में जादू है, जादू। एक कप चाय पीने से सारी थकान दूर हो जाती है। अरे जब मैं ही इतनी बढ़िया हूँ तो मेरी चाय अच्छी नहीं होगी क्या? चलो आप फ्रेश हो जाओ, मैं माँ जी के लिए चाय बना रही थी, साथ में अब मैं आपके लिए भी चाय बना दूंगी। सुरभि अब एक बार फिर किचन में जाती है और वो 3 कप चाय बनाने लगती है। बाद में वो अपनी सास और पति के साथ बैठकर चाय पी रही थी। आज कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब हम सब साथ में हैं और इस तरह चाय पी रहे हैं। पर तुम्हें नहीं लगता कि खाली चाय हमें नुकसान पहुंचा सकती है? मतलब आपको चाय के साथ कुछ खाना है? आप यही रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। सुरभि अब अच्छे से समझ गई थी कि उसके घर वालों को चाय के साथ कुछ चाहिए था, इसीलिए वो उनके बोलने से पहले ही वहां से चली जाती है। क्या सोचा था, क्या हो गया? सोचा था अकेली घर में रहूंगी, सबकी लाडली होंगी, यहाँ की मालकिन बनकर रहूंगी। लेकिन मालकिन तो दूर, इस घर में तो मैं बस एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। गुस्सा आ रहा है, क्यों मैंने शादी कर ली? इतना काम तो मैंने कभी भी अपने मायके में भी नहीं किया। बेचारी सुरभि मालकिन बनना चाहती थी, घर की इकलौती बहू बनना चाहती थी। वो इकलौती बहू तो बन जाती है, पर उसको अपने घर में जरा भी आराम नहीं मिलता। ऐसे ही अब समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सुरभि घर के काम करते करते इरिटेट हो जाती है। एक दिन सुरभि मार्केट जाती है, जहां उसको उसकी सहेली नैना दिख जाती है। अरे नैना, तू यहाँ? हाँ यार, मैं अभी अभी यहीं शिफ्ट हुई हूँ अपने फैमिली के साथ। तू तो शादी करके हमें भूल ही गई, न जाने कहाँ गायब हो गई। अरे मैं कहीं भी गायब नहीं हुई हूँ, बल्कि मैं यहीं बगल वाली सोसाइटी में ही रहती हूँ। तुझे पता है नेहा भी यहीं आसपास रहती है? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब देखना, हम तीनों यहीं आसपास में रह रहे थे और हमें ही नहीं पता था। यार नेहा का मुझे तो पता था, तेरा नहीं पता था। तुझे पता है शादी के बाद भी मैं और नेहा आपस में मिलते रहते हैं। है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक काम करते हैं, तुम दोनों आओ कभी मेरे घर, मिलकर मस्ती करेंगे। वैसे भी मेरे घर में मेरी सास के अलावा कोई नहीं रहता। भाई मैं तो आ जाऊंगी, पर तू एक बार नेहा को बोल देना। तू जानती है ना नेहा बचपन से कैसी है, वो मेरे बोलने पर तेरे घर नहीं आएगी। ऊपर से और लेक्चर, जिसका घर है उससे बुलाया नहीं, मैं क्यों जाऊं, वगैरह वगैरह। तो चिंता मत कर, मैं घर जाकर अभी उसको मैसेज कर दूंगी। सुरभि आज बहुत दिन बाद अपनी दोस्त से मिली थी, इसलिए वो काफी खुश थी। सुरभि अब रात को ये खुशी अपने पति से भी बांटती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने दिन बाद ही सही, आखिरकार तुम भी अपनी सहेलियों से मिल लोगी। हाँ विकास, मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैंने उन्हें अपने घर भी बुला लिया है, वो आएंगी तो मेरा मन भी लगा रहेगा। अरे ये तो और अच्छी बात है। अच्छा सुरभि, रात बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए तुम सो जाओ। मुझे भी ऑफिस का थोड़ा काम है, बस वो निपटा कर मैं भी सो जाता हूँ। विकास की बात सुनकर सुरभि सो जाती है और अगले दिन वो अपनी दोस्तों के आने की तैयारियां करने लगती है। कुछ देर बाद सुरभि की सहेलियां उसके घर आती है। अरे तुम लोग आ गए, आओ बैठो, मैं तुम दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे पानी तो पीते रहेंगे, पर तू इधर से उधर क्यों भाग रही है? हम तेरा घर देखने थोड़ी ना आए हैं, हम तो तुझसे मिलने आए हैं पुत्तू। हाँ बस आ रही हूँ, वो माँ जी को दवाई दे दो, उनकी दवाइयों का टाइम हो गया है ना। इतना बोलकर सुरभि अपनी सास को दवाई देने चली जाती है और थोड़ी देर बाद आकर बैठ जाती है। अब फ्री हूँ मैं, बताओ क्या लेना पसंद करोगे तुम? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए माता, हम यहाँ तुझसे मिलने आए हैं। लेकिन तू तो बहुत बिजी रहती है अपने घर में। हाँ यार, अकेली हूँ ना, तो घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ माँ जी का भी ख्याल रखना पड़ता है। तेरी कोई देवरानी नहीं है क्या? अरे नहीं ना यार, मेरी कोई देवरानी नहीं है और अकेले ही ठीक रहता है। तेरी बात तो सही है, लेकिन देवरानी का घर में होना बहुत ज़रूरी है। देवरानी होती है ना तो घर के कामों में आसानी होती है। नैना सही कह रही है, देवरानी होने के बहुत से फायदे होते हैं। पता है, मेरी देवरानी घर का काम कर देती है, तब मैं बाहर कहीं घूम लेती हूँ। अब जैसे तेरे घर आई हूँ तो मेरी देवरानी मेरे घर का और मेरी सास का ख्याल रख रही होंगी। वैसे सुरभि तू सच सच बताना, तू अकेले बोर नहीं होती क्या? हाँ नहीं तो, मुझे तो शुरू से ही ऐसा परिवार चाहिए था जहाँ लोग ज्यादा ना हो। कोई बात नहीं, वैसे अब तो तुझे आदत भी हो गई होगी ना। सुरभि नैना और नेहा की बात काट कर मस्ती में लग जाती है और कुछ घंटों बाद नेहा और नैना चली जाती हैं। वो दोनों वहां से चली तो जाती हैं,
लेकिन उन दोनों की बात सुरभि के दिमाग में घूमने लगती है और वो इसी बात से परेशान भी रहने लगती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अकेलेपन की वजह से सुरभि चिड़चिड़ी रहने लगती है। कोई भी उसको कुछ भी कहता तो सुरभि उसका उल्टा जवाब देती। उसका ऐसा बर्ताव देख उसकी सास उसकी माँ को फोन करती है और सारी बात बताती है, जिसके बाद राधा अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके घर आती है। अरे समधन जी, आइए आइए, कैसी हैं आप? मैं तो एकदम अच्छी हूँ समधन जी, आप बताइए कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, पर अगर कोई परेशान है तो वो आपकी बेटी है। उससे कितनी बार पूछा कि बहू क्या हो गया, क्यों परेशान है तू, पर नहीं, मजाल है कि सीधे मुंह बात कर ले। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं देखती हूँ इसको। कहाँ है वो? अरे होगी अपने कमरे में, चलिए मैं आपको उसके कमरे तक छोड़ दूँ। जानकी अब राधा को सुरभि के कमरे में छोड़ देती है और अपनी माँ को अपने घर में देख सुरभि के चेहरे पर आ जाती है लालिमा। वो सीधा अपनी माँ के गले लग जाती है। क्या हुआ मेरी बच्ची, कोई परेशानी है क्या? नहीं माँ, बस मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। आपकी बहुत याद आती थी और वो बात भी याद आती थी जब आप बड़े फैमिली वाले रिश्ते लेकर आती थी। अरे क्या हुआ बच्चा, कुछ तो बता। राधा के बार बार पूछने पर सुरभि उसको सारी बात बता देती है। माँ, मैं यहाँ बोर हो जाती हूँ और थक भी जाती हूँ क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर है। काश मैं भी बड़े फैमिली में शादी करती। देख बेटा, बात ये नहीं कि तू बड़े घर गई है या छोटे घर, बात ये है कि तू कितनी खुश है। तुझे कभी किसी चीज की दिक्कत हुई या कभी लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं माँ। तो बस इस बात से खुश रहे, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि देवरानी का होना ज़रूरी है, काम करवाती है, ये वो, तो मेरी बात कान खोल कर सुन। वहाँ भले ही मिल बांट कर काम होते हो, लेकिन काम के पीछे अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं। परिवार बड़ा हो या छोटा, वहाँ एकता और सुकून होना चाहिए। अगर तुझे कभी भी कोई भी परेशानी आती है तो तेरी सहेलियाँ तुझे नहीं देखेंगी, बल्कि तेरा परिवार तुझे दिखेगा। माँ सही कह रही हैं आप, शायद मैं ही उनकी बातों में आकर अच्छा बर्ताव नहीं कर रही थी, पर अब मैं बहुत अच्छे से रहूंगी माँ। सुरभि की बात सुनकर राधा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो अपनी बेटी के साथ अपने समधन के पास जाती है। देर से ही सही, पर सुरभि को अब समझ में आ जाता है कि हमें अपने परिवार को दूसरों के परिवार से न तो कंपेयर करना चाहिए और न किसी की बात में आकर अपने परिवार के साथ बदसलूकी करनी चाहिए। राधा के समझाने के बाद अब सुरभि एक अच्छी बहू और एक जिम्मेदार पत्नी का फर्ज निभाने लगती है। अरे भाभी, सुना आपने? मम्मी जी फरमान सुना कर गई है कि आज उन्हें खाने में छोले भटूरे, सलाद, रायता और खीर चाहिए। अरे कोई तुक भी होता है या नहीं? रोज रोज इतना हैवी खाना बनाने में भी दिक्कत और खाने में भी। अरे छोड़ ना सिया, तुझे तो पता ही है ये मम्मी जी की आदत है। उन्हें खुद तो कुछ करना नहीं होता ना, बस मुंह से ऑर्डर ही तो चलाना है। ऑर्डर दो और उनकी पसंदीदा डिश बनकर टेबल पर तैयार। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने शादी के समय उनको बता दिया कि मुझे तरह तरह के डिशेस बनाने का शौक है। बस उस दिन का दिन था और आज का दिन है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, लेकिन रसोई से बाहर निकलने का मुहूर्त नहीं लगता। अरे कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, बल्कि रेस्टोरेंट में कुक की नौकरी लग गई है। पता नहीं भाभी, आपने कैसे इतने साल ये सब झेला है। मुझसे ये सब नहीं झेलने वाला। कुछ न कुछ सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। भाभी, आपको पता है मुझे बिग बॉस देखने का कितना शौक है। अरे उसमें इतनी बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न्स चल रहे हैं ना, और हम यहाँ दिन भर पराठे और छोले बनाते रहते हैं। अरे दुनिया में क्या चल रहा है वो सब भी तो जानने का हक है कि नहीं हमें? मैं तो अपने सीरियल ही नहीं देख पाती। अक्सर खाना बनाने के चक्कर में मेरे एपिसोड छूट जाते हैं। हमारी तो किस्मत में ही नहीं है कोई सीरियल देख पाना। अगले दिन, भाभी, मम्मी जी कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं गई हुई है क्या? हाँ शायद सत्संग में गई हैं। अच्छा भाभी, अभी तो खाना बनाने में टाइम है, आओ ना, तब तक हम लोग अपना सीरियल देखते हैं। मेरा तो कई दिन का बिग बॉस छूटा हुआ है, चलो वही देखते हैं। उसके बाद आपका अनुपमा और इमली लगा देंगे। सिया और प्रिया टीवी पर बिग बॉस लगाकर उसे देखने के लिए बैठ जाती हैं। बिग बॉस के मसालेदार एपिसोड देखते देखते प्रिया और सिया ये बात तो भूल ही जाते हैं कि उन्हें अभी खाना भी बनाना था। अरे भाभी, ब्लंडर हो गया हम दोनों से। 11 बजने वाला है और हमने अभी तक खाना बनाना शुरू भी नहीं किया। आज तो मम्मी जी हम दोनों को नहीं छोड़ेंगी। पहले ही वो हमारे किसी काम से खुश नहीं रहती। ऐसा करते बाहर से खाना मंगा लेते, किसी को क्या पता लगने वाला है, कह देंगे हम नहीं बनाया है। ठीक है, मैं ऑर्डर कर देती हूँ।
लेकिन भाभी प्लीज आधे पैसे आपको देने होंगे। हाँ, अरे ठीक है ना, मैं दे दूंगी, तू ऑर्डर तो कर पहले। कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी जी सत्संग से वापस आ जाए और हमारी सारी पोल खुल जाए। अगर मम्मी जी को जरा सी भी भनक लगी ना कि टीवी देखने के चक्कर में हमने खाना नहीं बनाया, तो टीवी में से वाईफाई का कनेक्शन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ठीक कह रही हैं भाभी, आप चिंता मत करो, खाना मैंने ऑर्डर कर दिया है, आधे घंटे में खाना आ जाएगा। मम्मी जी 2 बजे आने वाली है, मम्मी जी के आने से पहले सारा खाना टेबल पर लग चुका होगा। सलाद और रायता हम घर पर तैयार कर लेते हैं। सिया और प्रिया जल्दी जल्दी सलाद काटती हैं और रायता बनाकर टेबल पर लगा देती है। लेकिन हाय रे फूटी किस्मत, जिस समय उनकी सासू माँ उर्मिला सत्संग से घर लौट रही थी, ठीक उसी समय खाना डिलीवरी करने वाला डिलीवरी बॉय भी दरवाजे पर पहुंच जाता है। कौन है भाई तू? क्या लेकर आया है? माता जी, किसी ने आपके यहाँ से फूड ऑर्डर किया था, वही पहुँचाने आया हूँ। क्या खाना ऑर्डर किया था? अरे इन दोनों निकम्मियों के हाथ में कौन सा जंग लग गया है जिन्होंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया? अभी खबर लेती हूँ दोनों की। प्रिया, इधर आना जरा। लगता है आज तो गई भैंस पानी में। मम्मी जी को सब पता चल गया। मैंने तुझे कहा था ना, खाना जल्दी ऑर्डर कर ले, मम्मी जी के आने से पहले खाना आ जाना चाहिए। अरे पर मुझे क्या पता था भाभी कि आज मम्मी जी जल्दी आ जाएंगी। हमारी तो किस्मत ही खराब है, भगवान भी हमारे जैसे मासूम लोगों का साथ नहीं देते। सिया, प्रिया, मैंने कहा बाहर आओ दोनों के दोनों। क्या तमाशा चल रहा है इस घर में? अरे मैं 2-3 घंटे के लिए सत्संग में क्या चली गई, तुम दोनों काम चोरों ने आज खाना ही नहीं बनाया। काम चोरी की हद पार कर रखी है तुम दोनों ने। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, आपको तो पता है हम दोनों तो रोज़ ही खुशी खुशी तीनों टाइम खाना बनाते हैं, लेकिन आज ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि बेचारी सिया अकेले कब तक बनाती रहेगी, तो मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। हाँ हाँ बेटा, पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, इसलिए तुम दोनों ने जाकर पेड़ पर से पैसे तोड़े और फटाफट खाना ऑर्डर कर दिया। सही कहा ना मैंने? अरे मैं पूछती हूँ, जब घर में सब्जी भाजी राशन सब ला कर रखा है तो खाना बाहर से क्यों आएगा? और मुझे तो तू कहीं से भी बीमार नहीं दिख रही, अच्छी खासी हट्टी कट्टी है। आज तो तुमने बाहर से खाना मंगा लिया, लेकिन आज के बाद मैं ये बात कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। सासू माँ से झाड़ खाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी रसोई की तरफ खिसक लेती हैं। अरे भाभी, खुद तो मम्मी जी दिन भर बैठकर टीवी पर सीरियल देखती हैं, और हम दोनों ने आज जरा टीवी क्या देख लिया, पूरे घर में भूचाल ही आ गया जैसे। अरे हम इंसान नहीं है क्या? हमारा भी तो मन कर सकता है ना कि कभी हम भी अपनी पसंद का कोई शो देख ले। क्या हमारी सारी जिंदगी रसोई में रोटी बेलने में ही गुजर जाएगी? अरे हम इंसान थोड़ी ना है, हम तो रोटी बनाने वाली मशीन है, मशीन। खैर, ये सारी बातें सोचने का कोई फायदा ही नहीं है। देख लिया ना आज टीवी देखने का अंजाम क्या हुआ। भाभी, इस तरह तो हम कोल्लू की बैल बनकर रह जाएंगे। अब बस बहुत हो गया, मैंने सोच लिया है, अपनी सारी जिंदगी मैं इस रसोई में खड़े होकर रोटी सब्जी बनाने में नहीं बिताने वाली। तो क्या करेगी तू? खाना बनाना छोड़ देगी क्या? नहीं, खाना बनाना नहीं छोड़ूंगी, लेकिन दिमाग से काम लूंगी तो खाना भी बन जाएगा और हमारे पास समय भी बच जाएगा। वो कैसे? देखो भाभी, माँ जी जानबूझकर रोज हमें पूड़ी कचौड़ी छोले भटूरे राजमा कढ़ी बनाने के लिए कहती हैं, ताकि हम पूरा दिन रसोई में खपते रहें। लेकिन अगर इसकी जगह हम सिंपल और जल्दी बनने वाला खाना बनाएं, जैसे कि दाल चावल खिचड़ी पोहा, तो हमारा काम आधे से भी कम समय में हो जाएगा, सबका पेट भी भर जाएगा और हम जल्दी फ्री भी हो जाएंगे। और फिर अपने फ्री टाइम में हम चाहे टीवी देखें या अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाएं। इस बात से फिर किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? आइडिया तो तेरा बहुत अच्छा है, लेकिन माँ जी हमारी इस आइडिया को चलने दे तब तो। आप तो डरती रही है माँ जी से, मैं बस अब यही तरीका अपनाने वाली हूँ। ठीक है, बनाओ तो, लेकिन ध्यान रखना जब माँ जी पूछेंगी तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे अकेले की होगी। अगले दिन शाम के समय, सिया बहू, खाना बन गया क्या? सबके आने का समय हो गया है, टेबल पर खाना लगा दो। जी मम्मी जी, खाना बन गया है, आप लोग बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। सिया सबको खाना परोसती है। जैसे ही ढक्कन हटता है तो सासू माँ देखती है कि सिया ने तो डिनर में सिर्फ दाल रोटी बनाई है। अरे बहू, आज बस दाल रोटी है? वो मम्मी जी, दाल रोटी बनाइए, क्योंकि दाल में ना इतना पोषण होता है, इसके अंदर विटामिन फाइबर प्रोटीन सब कुछ ना कोट कोट कर भरा होता है। अगर इंसान स्वस्थ रहना चाहता हो ना तो उसे दाल खानी ही चाहिए।
और आपको पता है ना मम्मी जी, घर में सबकी सेहत का मुझे कितना ख्याल रहता है। बस इसीलिए मैंने आज सबके लिए गर्मा गर्म तड़का मारकर दाल बनाई है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तू ना मस्का मारना बंद कर, चल परोस दे सबको। अरे माँ जी ने तो इस सिया को कुछ भी नहीं कहा और सबने चुपचाप दाल खा भी ली। बहुत बढ़िया, अब तो कल से मैं भी ऐसा ही करूँगी। अगले दिन सुबह जब प्रिया खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है तो वो हींग और जीरे में तड़का लगाकर खिचड़ी बनाकर खिचड़ी के साथ सलाद, पापड़ और अचार और रायता सजाकर टेबल पर रख देती है। अरे सूरज और प्रवीण के दुकान से आने का समय हो रहा है, खाना बन गया कि नहीं? बन गया है मम्मी जी, मैंने तो टेबल पर लगा भी दिया है। अच्छा ठीक है। कुछ देर बाद जब सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं तो खाने में खिचड़ी को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अरे ये कौन सी नई जुगत बिड़ा रही हो दोनों की दोनों? रात को इस सिया ने दाल बना दी और अब तूने यहाँ खिचड़ी ला कर रख दी। अरे ये पोषण और सेहत का भाषण तू भी सुनाना शुरू मत कर देना। वो मैंने रात को ही तेरी देवरानी के मुंह से अच्छे से सुन लिया था। सच सच बता, ये खिचड़ी किस खुशी में बनाई है? मम्मी जी सीधी सीधी बात सुनिए ना आपको तो सुनिए। मैं दिन रात रसोई में खाना पकाते पकाते परेशान हो चुकी हूँ और रोज रोज खाने में भरवा भिंडी, शाही पनीर और कढ़ी पकौड़ा ही बनेगा, ऐसा तो किसी ससुराल के पौराणिक ग्रंथ में लिखा नहीं है। अरे आपके घर में बहू आई है, कोई होटल का शेफ हायर नहीं किया आपने जो आप लोगों की फरमाइश खत्म ही नहीं होती। पेट तो दाल खिचड़ी से भी भर सकता है ना, फिर दिक्कत क्या है? और ठीक ही तो कहा छोटी ने, दाल खिचड़ी खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तेल मसाले और तला खाना खाकर सबकी तोंद निकल आई है घर में, और जो पका पकाया मिल रहा है ना चुपचाप सब लोग खाते रहो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के हाथ से ये भी चला जाए। अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलकर प्रिया वहां से उठकर चली जाती है। अजय देखा आपने कैसे ये बड़ी बहू मेरे सामने हाथ भर की जुबान चला कर गई है। अरे शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है इनके अंदर, इसे तो मैं बताती हूँ। अरे रहने दो भाग्यवान, क्यों पका पकाया भोजन और बची कुची इज्जत को दांव पर लगाने तुली हो? और तुमने बहू के तेवर नहीं देखे क्या? उसे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आने वाली, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ बैठकर जो मिल रहा है उसे खा लो। ऐसे सामने से जाकर आक्रमण करोगी तो मुंह की ही खाकर लौटोगी। बात तो आपकी ठीक है, इन दोनों की अकल ठिकाने पर लाने के लिए सामने से वार काम नहीं आएगा। इन्हें तो मैं कूटनीति से सीधा करूंगी। उस समय तो सास उर्मिला चुप लगाकर खिचड़ी खा लेती है, लेकिन अब उसने भी ठान लिया था कि वो दोनों बहुओं की अकल ठिकाने लगाकर ही रहेंगी। इधर दोनों बहुएं बड़े आराम से नाश्ते के लिए पोहे बनाती और लंच डिनर में बारी बारी से दाल चावल और खिचड़ी पकाती, जिससे उनकी खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक की सारी मेहनत बच जाती। दोनों देवरानी जिठानी अपनी जीत पर फूली नहीं समा रही थी। दिन में बचने वाले खाली समय में अब दोनों बड़े आराम से तेज आवाज में बिग बॉस देखती, जिसकी आवाज सुनकर सास उर्मिला का खून खोलने लगता। बेटा तुम दोनों को पता नहीं है कि तुमने पंगा किससे लिया है। अरे बेटा भूलो मत कि सास भी कभी बहू थी। ये राजनीति का खेल जो तुम दोनों खेल रही हो ना, मैं उसकी बहुत पक्की खिलाड़ी हूँ। मैंने भी तुम दोनों की राजनीति तुम्हारे ऊपर ही भारी ना पड़वा दी तो मेरा नाम भी उर्मिला नहीं। अगले दिन बेटा सिया, अब तो घर में बस दाल खिचड़ी ही बन रही है, फिर भी मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों का मनमुटाव चल रहा है। क्या बात है बेटा? अरे मम्मी जी आपको पता नहीं है, ये प्रिया भाभी ना बहुत चालाक बनती है। जब से दाल या खिचड़ी बनाने लगे हैं ना, ये तो किसी काम में हाथ ही नहीं लगाना चाहती, बस जिठानी होने का रौब झाड़ती रहती है। अब मैं खाना भी बनाऊं और बर्तन भी करूं, ये तो गलत बात है ना। अरे रे रे, बहुत गलत बात है बेटा। तो चिंता मत कर, तेरी सास अभी जिंदा है। तू मुझे गलत समझती होगी, लेकिन मैं ना तुझसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। देख मैंने ना एक उपाय सोचा है। मैं तुम दोनों के बीच काम का बंटवारा कर देती हूँ ताकि झगड़े की गुंजाइश ही ना रहे। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं अभी भाभी को बुला कर लाती हूँ। प्रिया के आने के बाद देख प्रिया, मैंने नियम बनाया है कि एक दिन खाना सिया बनाएगी और तू पूरे दिन सिर्फ बर्तन धोएगी, और अगले दिन तू खाना बनाएगी और ये सारे दिन के बर्तन करेगी। बोलो मंजूर? हाँ हाँ मुझे मंजूर है। ये हुई ना बराबरी वाली बात। अगले दिन जब सिया के खाना बनाने के बाद प्रिया बर्तन धोने के लिए रसोई में जाती है तो बर्तनों का पहाड़ देखकर उसका दिमाग ही घूम जाता है। अरे खाने में तो बस खिचड़ी बनी थी, फिर ये इतने सारे बर्तन कहाँ से आ गए? अच्छा जी, सबको खिचड़ी खिलाने के बाद चुपके चुपके अपने लिए पकवान बनाए जा रहे हैं।
अगले दिन प्रिया का खाना बनाने का टर्न था। जैसे ही वो खाना बनाने के लिए रसोई में आती है, उसकी सास उर्मिला भी उसके पीछे पीछे रसोई में आ जाती है। अरे बहू क्या बनाएगी आज? दाल चावल बना रही हूँ मम्मी जी। हाँ हाँ बना ले बेटा, मैं तो जानती हूँ तू शुरू से ही सीधी और मन की साफ है, जल्दी बातों को मन से नहीं लगाती। मतलब अब कहना क्या चाह रही है मम्मी जी? अरे बेटा बस तू थोड़ी सीधी है ना, इसलिए बता रही हूँ। कल जब सिया ने देखा कि खिचड़ी बनाने के बाद धोने के लिए बर्तन ही नहीं है, तो उसने जानबूझकर सबको हलवा बनाकर खिलाया ताकि तेरे धोने के लिए बर्तन इकट्ठे कर सके, वरना वो और बिना कुछ कहे बना ले, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन मुझे पता है तू इतनी सीधी है कि तू बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी। तू दाल चावल ही बनाएगी और वो आराम से आकर एक कुकर धोकर चलती बनेगी। नहीं नहीं, मैं अभी इतनी सीधी नहीं हूँ मम्मी जी। जैसे के साथ तैसा होना ही चाहिए। मुझसे ढेर सारे बर्तन धुलवाए थे ना, तो मैं कौन सा इसे सस्ते में बख्शने वाली हूँ। मैंने भी उतने ही बर्तन ना धुलवा लिए तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। माँ जी आप ही बताओ, आज आप क्या खाओगे? मैं आपको वही बना कर खिलाऊंगी, और ऐसे डिश का नाम बताना जिसमें ढेर सारे बर्तन झूठे होते हैं। अच्छा तू इतना कह रही है तो ऐसा कर, आज इडली सांबार बना ले। इतने बर्तन झूठे होंगे कि शाम तक बर्तन ही धोती रहेगी। ठीक है मम्मी जी, आप आराम से बैठ जाओ, मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। अपनी चाल को सफल होता देख उर्मिला खुशी से गदगद हुई जा रही थी। अगले दिन जब सिया सुबह खाना बनाने के लिए रसोई में आई, उर्मिला ने वही चाल सिया के ऊपर भी चल दी। देख सिया बेटा, तू छोटी है ना, बस इसी बात का फायदा उठाती है ये प्रिया। वैसे तो देख ले, रोज दाल खिचड़ी और पोहे बना रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने तुम दोनों का काम बांटा, उसी दिन उसने जानबूझकर इडली सांबार बनाया ताकि तुझे ढेर सारे बर्तन धोने पड़े। अरे तेरी खुशी से जलती है वो, तुझे सुकून से बैठे हुए देख नहीं सकती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मम्मी जी। मैं भी तो वही सोच रही थी कि भाभी तो खुद मुझे दाल और खिचड़ी बनाने के लिए कह रही थी, फिर उन्हें क्या सूझी, आज इडली सांभर बना लिया। तो ये बात है, मुझे परेशान करने के लिए उन्होंने इडली सांभर बनाया था। ठीक है, मैं भी उनको मज़ा चखा कर ही रहूँगी। मैं भी आज खिचड़ी नहीं बनाने वाली, मैं आज लंच में दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बनाऊंगी, फिर आएगा मज़ा। 2-2 कुकर और कढ़ाई जब साथ में धोएंगे ना तो दिमाग ठंडा हो जाएगा। एक दूसरे को परेशान करने के लिए सिया और प्रिया ऐसे ही रोज नई नई डिश उर्मिला को खिलाती और मन ही मन खुश होती कि उसने अपनी देवरानी या जिठानी को रसोई की राजनीति में हरा दिया। लेकिन वास्तव में इस राजनीति का मास्टरमाइंड कौन था? ये तो आप जानती ही हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपना नारा फूट डालो और राज करो पीछे छोड़ गए थे। बस उर्मिला ने भी वही कूटनीति अपनाई थी। उसने दोनों बहुओं के बीच फूट डाल दी और अब वो आराम से राज कर रही थी।